बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से हम कैपेसिटर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ये इस सीरीज का आज आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कितना टाइम लेगा कैपेसिटर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा आर्टिकल जो है वो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ मैंने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिस्कस किया क्योंकि मैं बाद में डिस्चार्जिंग को डिस्कस करूंगा। अब जरा देखें कैपेसिटर जो है वो क्या था। हम लोगों ने जो डिटेल डिस्कशन की पिछले आर्टिकल्स में, उसमें मैंने आप लोगों को कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह से दिया कि जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं जिन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस वक्त ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर हम इनके साथ एक बैटरी अटैच करें तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचकर दूसरी प्लेट पर लेकर जमा करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि एक प्लेट ऐसी है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए या उससे इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। जबकि वो दूसरी प्लेट जहां इलेक्ट्रॉन सारे जमा हो गए हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के इजाफे की वजह से हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें बैटरी ने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाया है, या दूसरे अल्फाज में ये जो प्रोसेस है जिसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आया है चार्ज के मूव करने की वजह से, इसे हम कहते हैं ये कैपेसिटर की चार्जिंग है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग आसान अल्फाज में क्या होती है कि जब बैटरी एक प्लेट से चार्जेस को दूसरे प्लेट पर लेकर जाए तो हम कहते हैं ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैपेसिटर की चार्जिंग क्या है। अब जरा देख लेते हैं कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या होती है। देखिए, डिस्चार्जिंग में आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो चुकी हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन है। लेकिन जरा स्टूडेंट देखिए, मैंने बैटरी हटा दी हुई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर मैं इनको एक पाथ दूं तो आप देखेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन जो जमा हुए थे वो वापस जाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दोनों प्लेट्स दोबारा से चार्ज कम करना शुरू कर देंगी और एक वक्त आएगा कि दोनों पर चार्ज जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ना जिसमें चार्ज प्लेट्स वापस जो है अपना चार्ज लूज करती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये डिस्चार्जिंग है। तो आप लोगों ने देखा कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या मतलब है, और ये मतलब मैंने आपको दो अलग-अलग डायग्राम्स में समझाया। यही काम मैं एक ही डायग्राम में भी कर सकता हूं। जरा इमेजिन करें ये वाली डायग्राम। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इसमें हमारे पास एक बैटरी भी अटैच है। ये आपको एक स्विच नजर आ रहा है। जरा स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें, अगर मैं ये स्विच को इस पॉइंट से जोड़ दूं, कनेक्ट कर दूं, तो आप लोग देखेंगे कि अब बैटरी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई कैपेसिटर के साथ और ये अब इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर जाना शुरू कर देगी। दूसरे अल्फाज में चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं यही स्विच जो है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूं, तो अब आप देखेंगे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई और अब वो इलेक्ट्रॉन वापस जाने का एक पाथ उनको मिल गया और वो वापस जाना शुरू कर देंगे, चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा प्लेट्स के ऊपर। मैं कहूंगा अब ये डिस्चार्जिंग हो रही है। तो बजाय दो अलग-अलग सर्किट्स बनाएं, हम एक ही सर्किट के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को स्टडी कर सकते हैं। यही वजह है कि आपकी बुक ने भी यही सर्किट यहां पर एक्सप्लेन किया और मैंने भी एग्जैक्ट यही चीज आप लोगों के सामने यहां पर बनाई है। लेकिन एक खास चीज देखें, और वो खास चीज ये रेजिस्टर है। ये मैंने एनिमेशन में आपको नहीं दिखाया। ये रेजिस्टर यहां क्या कर रहा है, इसका क्या मकसद है, ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि उस सर्किट में आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर भी बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो R है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, यहां ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या कैपेसिटर को चार्ज करने की कोई लिमिट है या उस पर जितना मर्जी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को चार्ज करने की एक लिमिट है। वो लिमिट कैसे हमें पता चलेगी, आइए जरा देखते हैं। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। अभी आप देख रहे हैं इन पर कोई चार्ज नहीं है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस बात को कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इन दोनों प्लेट्स के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर आपको 0 वोल्ट्स की रीडिंग देकर बताएगा कि कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मैं इसके साथ एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं। अब जब 10 वोल्ट की बैटरी
बैटरी लगेगी तो वो चार्ज को लेकर जाना शुरू कर देगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। और इस बात को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर को देखकर। वोल्ट मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा कि जब हमारे पास जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि बैटरी के पोटेंशियल जितना हो जाएगा। जब वो बैटरी के पोटेंशियल जितना हो जाएगा तो इस वक्त अब बैटरी के ऊपर भी आप समझ लें उतनी ही ताकत है, तो अब बैटरी मजीद चार्ज को ऊपर नहीं लेकर जा सकती। यहां चार्जिंग का प्रोसेस रुक जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि चार्जिंग का प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? जब तक प्लेट्स उतने पोटेंशियल ना ले ले जितना बैटरी के अपने पोटेंशियल है। जब बैटरी के पोटेंशियल जितना पोटेंशियल प्लेट्स के ऊपर आ जाए तो मजीद चार्ज ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि आप लोगों ने देखा कि फौरन चार्जिंग नहीं होगी, बल्कि चार्जिंग में भी कुछ टाइम लगता है। यह बात मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखी है कि कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड इमीडिएटली। कैपेसिटर फौरन नहीं चार्ज होता, बल्कि कैपेसिटर को भी चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हो सकता है वो टाइम बहुत कम हो। लेकिन हम यहां डिस्कस ये कर रहे हैं कि भाई इमीडिएटली नहीं होता, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पैदा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसको कुछ टाइम लग रहा है, तो क्या उसका चार्जिंग रेट जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा? क्या वो जितनी स्पीड से शुरू में चार्ज हो रहा है क्या एंड तक उसी स्पीड से चलता रहेगा? जरा इमेजिन कर लेते हैं ऐसा अगर हो तो क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो तो मैं जब बैटरी लगाऊंगा प्लेट्स के साथ तो आप देखेंगे हर सेकंड में जो बैटरी है वो एक जैसा अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर जाएगी प्लेट्स के पास। इसे बोलेंगे कि जो रेट है चार्जिंग का वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा होता हो, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, मैंने कहा जस्ट सपोज करें अगर ऐसा होता हो और मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें एक तरफ चार्ज है और दूसरी तरफ टाइम है एक्स एक्सिस पर, तो फिर मैं इसी प्रोसेस को दोबारा से देखूं तो आप देख रहे हैं कि पहले सेकंड में भी उतना ही चार्ज किया, फिर दूसरे सेकंड में मजीद उतना चार्ज गया, फिर तीसरे सेकंड में मजीद उतना चार्ज गया। जब बराबर टाइम में बराबर चार्ज बढ़ेगा तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से ट्रांसफर हो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर तो फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जब हमने कैपेसिटर को स्टडी किया तो हमने देखा यह बात गलत थी। ना एक्चुअली में चार्जिंग का रेट थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है और ना ही हमारे पास चार्ज और टाइम का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। हकीकत में क्या हुआ आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्रिटिकली देखते हैं। जरा इमेजिन करें फिर से मेरे पास वही दो प्लेट्स हैं और इनके पास ये बैटरी लगी हुई है। अब जरा इमेजिन करें बैटरी चाहती है इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर इस प्लेट पर लेकर आना और ये प्लेट अभी न्यूट्रल है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी नहीं कहेगी क्योंकि न्यूट्रल जो है वो नेगेटिव को रिपेल थोड़ी ना करता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले सेकंड में या पहले लम्हे में आप कह लें जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर जाने में कामयाब होगी। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अब सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है। ये प्लेट अब नेगेटिव हो चुकी है। अब ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगी बल्कि ये तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगी। इसका नतीजा क्या होगा कि नेक्स्ट मोमेंट में जो बैटरी है वो उतना चार्ज नहीं लेकर जा पाएगी जितना वो पहली दफा लेकर गई थी, बल्कि अब कम चार्ज जाएगा। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो चार्ज की क्वांटिटी है दूसरे लम्हे वो कम हो गई है। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो हमारे पास क्योंकि और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया प्लेट के ऊपर तो मजीद कम चार्ज आ पाएगा नेक्स्ट टाइम प्लेट के ऊपर। और आप देखेंगे कि इसी तरह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज हर लम्हा डेवलप हो रहा है वो कम से कम होता जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, क्या चार्जिंग का जो रेट है वो थ्रू आउट सेम होता है? क्या हर लम्हा एक जैसा चार्जिंग का रेट होता है? नहीं स्टूडेंट्स, हमने देखा कि शुरू में बहुत तेजी से चार्ज हुआ कैपेसिटर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर का चार्ज होना मुश्किल हो गया। इसका ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से देखिएगा। ये ब्लू लाइन को फोकस करें, रेड को भूल जाए। ये ब्लू लाइन एक कर्व है, ये चार्ज है, ये टाइम है एक्स एक्सिस में, और ये कर्व क्या बता रही है, शुरू में कर्व बड़ी तेजी से चेंज हुई। इसका मतलब है कि शुरू में चार्जिंग बड़ी तेज है। कर्व की स्लोप का कम होना बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास चार्जिंग है वो स्लो डाउन हो रही है। इसका मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके जो चार्जिंग का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो एक कर्व लाइन आएगी। और वो कर्व लाइन क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि यहां पर चार्जिंग बड़ी तेजी से हुई है, बड़ा तेजी से कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज की अमाउंट है जो ट्रेवल करी एक प्लेट से दूसरी प्लेट वो कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों ने क्या नतीजा निकाला यहां पर कि हमारे पास जो
कैपेसिटर पर चार्ज है, कैपेसिटर जो है वो इट चार्ज रैपिडली, बड़ी तेजी से चार्ज होता है एट द स्टार्ट, शुरू में, बट चार्जिंग रेट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके चार्ज होने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात ना बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो अक्सर मिक्स कर जाते हैं। मैं इसकी आसान एग्जांपल देता हूं समझने के लिए, लेकिन वो एग्जांपल एक्चुअली कैपेसिटर की नहीं है, वो मोबाइल की बैटरी की है, लेकिन आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने कभी नोट किया हो कि आपका मोबाइल जब बिल्कुल डेड हो, उस पर 0% चार्ज हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए जरा चार्जिंग पर लगाओ, थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर लगाते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद भी चेक करेंगे ना, तो वो 5% या 10% चार्ज हो चुका होता है। यानी कि शुरू में 0 से 10% बड़ी तेजी से गया। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और बात भी नोट की होगी, अगर आपने काफी देर से अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ है और वो 90% चार्ज हो चुका है, तो 90 से 100% जाने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो ये भी 10% का फर्क, लेकिन ये हमारे पास 10% बड़ी देर से अचीव होंगे। हकीकत तो ये है कि अक्सर हम मोबाइल को 99% चार्ज पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब इसने मजीद 100 पर नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी आप लोग यहाँ एग्जाम्पल जहन में रखिएगा, आपको याद रहेगा कि शुरू में चार्जिंग तेज होती है और आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग जो है वो स्लो होती रहती है। तो ये बात मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। अब स्टूडेंट्स, चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। यानी टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा। लेकिन यहां एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। हमारे लिए चार्जिंग की डेफिनेशन क्या है, हम क्या कहते हैं, कब चार्ज होगा कैपेसिटर, जब उसमें 100% चार्ज स्टोर हो चुका हो, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो सारा का सारा स्टोर हो चुका हो। लेकिन टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो 100% नहीं बल्कि 63% पर है। यानी कि 63% को याद रखिएगा, 0.63 भी कह सकते हैं। क्यों भला, क्योंकि 63% परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से, तो 100 में से जब आप 63 देखोगे तो ये 0.63 भी बनता है। बहरहाल, कहने का मकसद क्या है, आमतौर पर मैं अगर आपसे पूछता, अगर मैं ना बताऊं अभी कॉन्सेप्ट और मैं आपसे पूछता टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आप कहेंगे वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 100% चार्ज हो जाए। यानी कि ये हमारी असल डेफिनेशन है। अगर एक कैपेसिटर, मैं आपको बताता हूं, ये कैपेसिटर मैक्सिमम 100 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, बताओ इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे टाइम कांस्टेंट, आप इसको बैटरी अटैच करेंगे। अब जैसे जैसे बैटरी अटैच करेंगे इसमें चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाएगी, आप साथ साथ टाइम नोट कर रहे हैं, और जब इस पे 100 कूलम जो मैक्सिमम चार्ज है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज, ये स्टोर हो जाएगा, उस वक्त आप स्टॉप वॉच को रोकेंगे और आप देखेंगे सर ये इसका टाइम कांस्टेंट है। ये वो डेफिनेशन होती है टाइम कांस्टेंट की जो अगर मैं आपको ये डेफिनेशन ना बताता तो आपके माइंड में आती है। लेकिन अब ये वाली जो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये जरा सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें ये वही कैपेसिटर है जो 100 कूलम मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, और मैं इसको बैटरी से अटैच करता हूं, साथ साथ आप इसको नोट करेंगे स्टॉप वॉच से। तो जरा देखिए, जैसे ही बैटरी से अटैच किया तो इसने चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये 63 कूलम चार्ज स्टोर कर ले, जो कि टोटल चार्ज का 63% अभी इसने स्टोर किया, आपने स्टॉप वॉच रोक देनी और आपने वहां से टाइम देखना है। ये जो टाइम है ये टाइम कांस्टेंट है। यानी कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम नहीं होता जिसमें टोटल चार्ज वो स्टोर कर लेता है कैपेसिटर, बल्कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें वो टोटल चार्ज का या तो मैं कह दूं 63% स्टोर करता है, या फिर मैं कह सकता हूं 0.63 टाइम्स स्टोर कर लेता है। बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में टाइम कांस्टेंट कैसे ढूंढेंगे, आइए जरा देखते हैं। ये देखिए, ये ब्लू वाली लाइन देखते हैं। ये ब्लू वाली लाइन क्या बता रही है कि ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां पर आकर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया। तो ये जो चार्ज आपके सामने है, ये जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ है यहां पर, इसे कहूंगा Q0। इसका एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम चार्ज है। आसान अल्फाज में इसको कहेंगे ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो उसने कैपेसिटर ने स्टोर करना था। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो टाइम जिसमें वो इतना चार्ज स्टोर करे, नहीं, जिसमें वो इस चार्ज का 63% सिर्फ स्टोर करे। अब यहां पर अगर आप देखें, ये टोटल Q0 है, यहां चार्ज 0 था, यहां बढ़ते बढ़ते Q0 हो गया, इसका 50% यहां नहीं बनता, क्योंकि 50% का क्या मतलब होता है, किसी चीज का आधा। तो ये है 50%। मैं क्या कह रहा हूं, 63%। अगर ये 50% है तो 63% यहां कहीं अंदाजन कह देता हूं, यहां कहीं आएगा। तो ये जो है ये वाला हमारे पास 0.63 Q0 है, या 63% ऑफ Q0 है। अब
टाइम कांस्टेंट क्या है? वो टाइम जिसमें इतना चार्ज स्टोर हो। तो ये देखिए, यहां से आप ऐसे लाइन लेकर जाएं और उसके बाद यहां से आप सीधी लाइन नीचे टाइम के एक्सिस पर ले आए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टाइम आया ना, जिसे मैं यहां पर T1 कह देता हूं, T1 बेसिकली वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर ने टोटल चार्ज का कितना 0.63 टाइम्स स्टोर कर लिया। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, 0.63 क्यों, 100% क्यों नहीं? ये रीजन अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि इसका ताल्लुक एक इक्वेशन से है जो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की। बहरहाल आप इसको याद रखिएगा, 0.63 का फैक्टर यहां आएगा। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन भी चार्जिंग का ग्राफ ही है, लेकिन किसी और कैपेसिटर की। अब जरा देखिए, इस कैपेसिटर का मैं टाइम कांस्टेंट देखता हूं। टाइम कांस्टेंट क्या है? वो टाइम जिसमें 63% टोटल चार्ज का स्टोर हो जाए। तो टोटल चार्ज का 63% तो यही है। तो मैं यहां से एक लाइन उसके ग्राफ तक लेकर जाऊंगा और फिर वहां से नीचे लेकर आऊंगा। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि ये इस ग्राफ का टाइम कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं, इसको यहां से इतना टाइम लगा चार्ज होने में और इसको यहां से इतना टाइम लगा। इसका मतलब ये ज्यादा टाइम ले रहा है 63% चार्ज स्टोर करने में, ये कम टाइम ले रहा है 63% चार्ज स्टोर करने में। तो स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा तारुफ हमारे पास टाइम कांस्टेंट का। तो मैं लिख देता हूं, इसको पढ़ देता हूं। टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स, या दूसरे अल्फाज में 63%। बुक 63% का वर्ड नहीं यूज करती, लेकिन असल में परसेंटेज से ही सही समझ आती है। द इक्विलिब्रियम चार्ज, टोटल चार्ज का इतना डिपॉजिट कर ले तो उसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। अब जरा स्टूडेंट्स देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो है वो किसी कैपेसिटर का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। कोई तेजी से चार्ज होगा, कोई स्लोली चार्ज होगा, लेकिन ये चार्ज कितनी देर में कोई कैपेसिटर होता है, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, यानी ये किन बातों पर डिपेंड करता है। आइए जरा स्टूडेंट्स मैं आपको आम मिसाल से समझाता हूं। आपको याद है मैंने आपको कैपेसिटर की एनालॉजी बताई थी, यानी कि कैपेसिटर की आसान एग्जांपल दी थी। क्योंकि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने कैपेसिटर की जगह आपको बोला था कैपेसिटर की एग्जांपल वाटर टैंक की तरह है। वाटर टैंक भी क्या करता है? वाटर टैंक पानी स्टोर करता है। अब जरा इमेजिन करें, मेरे पास एक मोटर लगी है जो कि वाटर टैंक में पानी स्टोर कर रही है। वाटर टैंक कितनी जल्दी भरेगा? कैपेसिटर को भी छोड़ दें, वाटर टैंक की बात कहते हैं। वाटर टैंक कितनी जल्दी भरेगा डिपेंड करता है वाटर टैंक का अपना साइज कितना है। अगर छोटा वाटर टैंक लूं तो फिर ये जल्दी भर जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास वाटर टैंक का अपना साइज यानी उसकी अपनी कैपेसिटी ज्यादा हो पानी स्टोर करने की, तो फिर डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम लगेगा भरने में। कितनी आम सी बात है, समझ में भी आती है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, एक और फैक्टर भी है जो ये डिसाइड करेगा कि वाटर टैंक कितनी जल्दी भरेगा, और वो फैक्टर है खुद पाइप का साइज। अगर आपको मालूम है पाइप पतला हो तो थोड़ा थोड़ा पानी एंटर होगा, जब पानी की क्वांटिटी ही कम एंटर हो रही है तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको फुल भरने में। लेकिन अगर मैं एक ऐसा पाइप यूज करूं जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, तो उस केस में आप देखेंगे क्योंकि पानी ज्यादा आ सकता है, तो जब पानी ज्यादा आएगा हमारे पास ज्यादा जल्दी वो वाटर टैंक भर जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जो वाटर टैंक के भरने का टाइम है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी एग्जांपल को सोचते हुए आइए देखते हैं कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा भरने में। ये हमारे पास वही एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और वो रेजिस्टर जो मैंने आपको बोला था इमेजिन करने को, और ये हमारे पास एक बैटरी है। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर को बजाय मैं इस तरह बनाने के, मैं इसको इस बॉक्स की फॉर्म में बना दूं ताकि आपको पता चले इसकी कैपेसिटी कितनी है। आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर जो है वो छोटा है, यानी कि अगर मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि क्योंकि कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी कम है, वो थोड़ा चार्ज स्टोर कर सकता है तो जल्दी भर जाएगा, कैपेसिटर जल्दी फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहां पर बड़ा कैपेसिटर हो तो आप देखेंगे इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि ज्यादा देर लगेगी इस कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में, यानी कि टोटल चार्ज स्टोर करने में। इसका मतलब कोई कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज स्टोर करेगा डिपेंड करता है, पहली बात है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस खुद कितनी है, उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने में। अच्छा, दूसरी बात भी देख लेते स्टूडेंट्स। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये कितना बड़ा है। इमेजिन करें अगर मेरा जो रेजिस्टर है वो काफी ज्यादा वैल्यू का हो, तो जब ज्यादा वैल्यू का होगा रेजिस्टर करंट को कम कर देता है तो थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा तो वही कैपेसिटर देर से फिल होगा, यानी कि चार्ज होगा। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर छोटी रेजिस्टेंस लगा दूं तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकती है। छोटी रेजिस्टेंस होगी करंट नहीं रुकेगा, ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा चार्ज जाएगा, ज्यादा चार्ज जाएगा तो ये कैपेसिटर जल्दी भर जाएगा। इसका मतलब यहां से भी हम लोगों ने सीखा कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होता है डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर,
और वो दो फैक्टर्स क्या हैं? कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस कितनी है और कैपेसिटर की साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो कितनी है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, तो आई होप कि एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखें, यहां से मैं टाइम कांस्टेंट की एक नई डेफिनेशन आपके सामने लेकर आता हूं। तो टाइम कांस्टेंट यानी कि कैपेसिटर के चार्ज होने का टाइम दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कहता हूं टाइम कांस्टेंट उन्हीं दो का प्रोडक्ट है। तो टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस जो सर्किट की है और कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की है, इनका प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये बात मैंने लिखी है, हेंस टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस आ गई और रेजिस्टेंस। आप कहेंगे इन्हीं दो का प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि चार्जिंग कितनी देर में होगी, इन्हीं दो बातों पर ही डिपेंड कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आते हैं लास्ट बात पर। देखिए, अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट कम है तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट क्यों कम है? आर और सी की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कम है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी समझ लें स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट कम है, इसका मतलब कम टाइम में चार्ज स्टोर हो रहा है, यानी कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी का मतलब है तेजी से चार्ज हो रहा है, रैपिड चार्जिंग। और अगर किसी चीज की आरसी की वैल्यू लार्ज हो, यानी उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तभी आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आरसी की वैल्यू ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या होगा? वो स्लो चार्ज हो रहा है, वो देर से चार्ज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, आपने देखा इसको इतना टाइम लगा था, ब्लू वाले को इतना टाइम लगा था चार्ज होने में, जबकि इस वाले को ज्यादा टाइम लगा था चार्ज होने में। इसका मतलब इसको कम टाइम लग रहा है, तो इसकी वैल्यू आरसी की लो है, लो आरसी। जबकि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी आरसी की वैल्यू हाई होगी। तो जिसकी आरसी की वैल्यू ज्यादा हो वो देर से चार्ज होगा, जिसकी आरसी की वैल्यू कम हो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। और ये बात आपको यहां से नजर भी आ रही है। स्टूडेंट्स, आपने देखा जो ज्यादा फ्लैट कर्व है उसकी आरसी की वैल्यू ज्यादा आई है, यानी उसका आरसी हाई है। और हाई है तो इसका मतलब वो स्लो चार्ज होने वाला कैपेसिटर है। और इसी तरह जो जितना ज्यादा कर्व है उसकी आरसी की वैल्यू उतनी कम आई है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमारे पास चार्जिंग से रिलेटेड होगी। अब हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी डिस्चार्जिंग को पढ़ते हुए। तो आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा जल्दी से देखते हैं कि डिस्चार्जिंग क्या होती है कैपेसिटर की। आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका था। अब मैं अगर ये जो स्विच है इसको इस पॉइंट से जोड़ दूं तो आप देखेंगे वो सारा नेगेटिव चार्ज वापस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ भागेगा अट्रैक्शन की वजह से, और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता दोनों प्लेट्स पर चार्ज कम होते होते दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो जाएंगी। इसे कहते हैं कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपने देखा कि डिस्चार्ज के केस में मैंने ये जो स्विच है इसको इधर कनेक्ट किया ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो और चार्ज जो है वो दोबारा से एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाकर डिस्चार्ज कर दे। नाउ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम तो वही होगी। अब आप देखेंगे यहां पर भी हम लोगों ने ये देखा कि फौरन नहीं डिस्चार्ज हुआ, बल्कि डिस्चार्जिंग में भी कुछ टाइम लगता है। अब डिस्चार्जिंग में शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा या बाद में ज्यादा टाइम लगेगा, ये हम लोगों ने देखना है। यानी कि आसान अल्फाज में डिस्चार्जिंग का रेट स्टार्ट में ज्यादा होता है या बाद में ज्यादा होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास बड़ी आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करिए मेरे पास फुली चार्ज कैपेसिटर है। आप देख रहे हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही मैं ये सर्किट कनेक्ट करूंगा, आप देख रहे हैं बहुत से इलेक्ट्रॉन बहुत से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पहले लम्हे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पर जाकर उनको न्यूट्रल कर देंगे। यानी कि आपने देखा बहुत सा डिस्चार्ज हुआ है पहले लम्हे। लेकिन अब जरा देखिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए प्लेट के ऊपर और पॉजिटिव चार्जेस भी कम रह गए। इसका नतीजा क्या होगा? अब वो अट्रैक्शन नहीं है जो पहले थी। अट्रैक्शन है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगले लम्हे भी चार्ज जाएगा लेकिन उतना चार्ज नहीं जाएगा। तो अगले लम्हे जो डिस्चार्ज होगा वो कम होगा। और फिर इसी तरह से क्योंकि चार्जेस और कम हो गए तो उनके एक दूसरे की तरफ जाने की जो ख्वाहिश है वो भी कम हो गई है। इस सूरत में आप देखेंगे कि मजीद चार्ज कम फ्लो करेगा। और आप लोग देख रहे हैं, ये क्लियर है कि डिस्चार्जिंग भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। यानी कि डिस्चार्जिंग भी शुरू में तेज होती है, डिस्चार्जिंग भी शुरू में रैपिड होती है एट द स्टार्ट, बट डिस्चार्जिंग स्लोज डाउन ग्रेजुअली।
तो ये दोनों बातें चार्जिंग में भी ऐसे ही थी। इसको भी याद रखने के लिए आप मोबाइल वाली एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आपने मोबाइल को अपना चार्ज कर लिया 100%, आप उसको थोड़ी देर यूज करते हैं तो उसकी चार्जिंग 100 से 90 पर आ जाती है। यानी ये जो डिस्चार्जिंग के पहले 10% थे बड़ी तेजी से डिस्चार्ज हुए। लेकिन जरा इमेजिन करें आपका जो मोबाइल है वो 10% पर है और लो बैटरी है, आप देखेंगे ये वाला 10% जो है ये मोबाइल अच्छा खासा निकाल जाता है और इवन अक्सर 1-2% रह जाए तो वो काफी टाइम निकाल जाता है। ये एग्जांपल एक्चुअली यहां पर फिट नहीं होती क्योंकि ये कैपेसिटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रहे ताकि आपके मोबाइल का बिहेवियर इससे मैच कर रहा है बेसिकली। तो डिस्चार्जिंग शुरू में तेज होती है और डिस्चार्जिंग वक्त के साथ साथ स्लो होती है। इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। ये देखिए शुरू में तेजी से स्लोप चेंज हो रही है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग तेज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्जिंग स्लो हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर था इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे क्या बोलते हैं, इसे Q0 बोलते हैं। Q0 यानी मैक्सिमम जो उसने चार्ज स्टोर किया है, या इसका एक और वर्ड क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम चार्ज। अब जरा स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी देखिए कि हमारे पास मजीद क्या बात है इसमें। डिस्चार्जिंग के लिए हम किस तरह से टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते थे। वहां टाइम कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन थी, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो जाए, कितना 63%। तो यहां पर फिर मैं क्या कहूंगा, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, कितना 63%। आसान बात है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ने टोटल चार्ज स्टोर किया हुआ था, ये था 100%। अब 63% यहां नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसने 100% है, 63% डिस्चार्ज करना है, यहां इसने 50% डिस्चार्ज कर दिया, तो 50 से भी थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां जाकर ये 63% डिस्चार्ज करेगा। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट जो है इसको अगर आप यहां तक आगे लेकर जाएं और फिर ये नीचे लेकर आए तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है टाइम की, ये डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है। और इसी तरह अगर आप इस कर्व तक लेकर जाएं तो भी आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये डिस्चार्जिंग की वैल्यू, डिस्चार्जिंग के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ भी बिल्कुल आपके पास थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। याद रखिएगा एक बात, आप ये भी कह सकते हैं यहां इसने 63% चार्ज जो है वो डिस्चार्ज कर दिया, लूज कर दिया, या आप ये भी कह सकते हैं यहां इसके पास कितना चार्ज रह गया है, 37%। क्योंकि जब कोई चीज 63% चार्ज लूज कर देगी तो बाकी उसके पास 37% रह जाएगा। तो अगर 37% का फिगर आपको कहीं नजर आए, इसका मतलब ये वो चार्ज है जो डिस्चार्ज नहीं हुआ, और अगर 63% का फिगर है इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि इतना चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहां से भी आपको पता चलेगा स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी और हाई वैल्यू ऑफ आरसी। अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रैपिडली डिस्चार्ज होगा, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर लार्ज वैल्यू आरसी की, इसका मतलब वो स्लोली डिस्चार्ज होगा। ये देखिए जी इसका टाइम कांस्टेंट यहां से यहां तक है, इतना टाइम लग रहा है, और इसको डिस्चार्ज होने में इतना टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, जो रेड वाला, इसकी ज्यादा टाइम लग रहा है, इसकी आरसी की वैल्यू ज्यादा है, और ये आरसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब जल्दी नहीं बल्कि स्लो डिस्चार्ज होगा ये। और आपने देखा कि दोनों एग्जांपल में हम लोगों ने एक और बात नोट की कि जो जल्दी चार्ज हो रहा था वही जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है, और जो स्लोली चार्ज हो रहा था वो डिस्चार्ज भी स्लोली हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है। अब आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आप लोगों ने एक एग्जांपल याद रखनी है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, और वो एग्जांपल आपकी बुक ने साइड इंफॉर्मेशन में जिक्र किया है। वो एग्जांपल है जो आप गाड़ी में देखते हैं। तो आप देखते हैं गाड़ी में जो हमारे पास विंडशील्ड पर जो वाइपर्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की वजह से मूव कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।